वेलकम टू और वनडे एग्जाम क्लासेस। देखिए एलपी का आपका सीबीटी 1 का पेपर 25 से लेकर के 29 नवंबर तक संपन्न हो गया। तो इन 5 दिन चले पेपरों में 15 शिफ्टों में आपका पेपर कराया गया है। तो इन 15 शिफ्टों को हम आपको बारी बारी से डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले हम आपको 2 वीडियो करा चुके हैं, जिसमें हमने आपको 25 तारीख का प्रथम शिफ्ट का और 25 तारीख का द्वितीय शिफ्ट का पेपर हल करा चुके हैं, जिसे आप लोग प्ले में जाकर के वहाँ पर से देख लीजिएगा। आज के वीडियो में हम आपको 25 तारीख की थर्ड शिफ्ट का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम जो आपके लगने वाले हैं, जैसे आपका जेई का एग्जाम लगने वाला है, इसके बाद टेक्नीशियन का एग्जाम लगेगा, आरपीएफ का, एनटीपीसी, ग्रुप डी, इन सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि रेलवे का ये लेटेस्ट पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। आज का ये पहला क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है गति के दूसरे नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है, ये आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले एक बार आप लोग करने का प्रयास करिए। देखिए संवेग क्या होता है, P बराबर mv, ये हमारा संवेग होता है। संवेग परिवर्तन की दर का है, मतलब कि समय से अगर आप भाग कर दें तो इसी के समानुपाती आपसे पूछा है। तो इसको अगर आप अलग अलग करना चाहें तो m को अगर आप अलग करेंगे v/t आ गया, और वेग परिवर्तन की दर जो होती है ये क्या होता है, त्वरण होता है। तो m इंटू ए आ गया, और ये किसके समानुपाती होता है, ये बल के समानुपाती होता है। तो यही आपसे पूछा गया था, तो सही होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। तो गति के दूसरे नियम से हमें बल का फार्मूला मिलता है, और गति के प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर यहाँ पर से बल की हम यूनिट की बात करेंगे, इकाई की बात करेंगे, तो बल की इकाई न्यूटन भी होती है। अगर हम यहाँ पर से F बराबर ma से निकालना चाहें तो kg मीटर सेकंड की पावर -2, ये भी जो है आपकी वो बल की इकाई होती है। तो सही वाला ऑप्शन होगा इसका तीसरा वाला ऑप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो नीचे आपको सब्सक्राइब की बटन दिखेगी और बगल में बेल आइकन दिखेगा, दोनों को दबा दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। अब देखिए नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जल के कितने अणु आयरन परमाणु के 3 अणुओं के साथ में अपक्रिया करके F3O4 बनाते हैं, ये आपको बताना है। तो जल के कितने अणु यहाँ पर भाग लेते हैं, तो चलिए रिएक्शन को हम लोग देख लेते हैं। आयरन के ये कह रहा है 3 अणु लेने हमें, तो आयरन के हम यहाँ पर 3 अणु ले लिए। साथ में ये कह रहा है कि जल से अपक्रिया भी करानी है, तो जल से हमने अपक्रिया करा दी, और ये उत्पाद भी बता रहा है कि Fe3O4 यहाँ पर उत्पाद ही बन रहा है। साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भी निकलती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो अभी आप लोग इसे इक्वल करना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पर देखिए आयरन के 3 हैं, तो आयरन के 3 हो गए, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, और ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 1 ही है। तो बराबर करने के लिए, संतुलित रिएक्शन करने के लिए यहाँ पर आपको 4 रखना पड़ेगा। अगर आपने 4 ऑक्सीजन को यहाँ पर बराबर किया है तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 4 दूनी 8 हो गई। तो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन समान करने के लिए 4 यहाँ पर भी रखना पड़ेगा। तो आपसे पूछ रहा है जल के कितने अणु जो हैं वो आयरन परमाणु के 3 अणुओं के साथ में अपक्रिया करके Fe3O4 बनाते हैं। तो जल के कितने अणु भाग लिए हैं, तो 4 अणु भाग लिए हैं। तो सही वाला ऑप्शन होगा इसका दूसरा वाला ऑप्शन। तो इस प्रकार से आपको इस रिएक्शन को संतुलित करके आपको बताना था। अब देखिए नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि जाइलम का कार्य क्या है, ये आपको बताना है। बहुत बार आपके एग्जाम में देखिए जाइलम और फ्लोएम पूछे जाते हैं, और काफ़ी लोग कंफ्यूजन में इससे गलत करके चले आते हैं। तो आज आप लोग समझ लीजिए कि जाइलम और फ्लोएम को किस प्रकार से आपको याद रखना है। देखिए पौधों में आपका जटिल ऊतक होते हैं, और जटिल ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, और वही आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो जटिल ऊतकों में पहला आपके एग्जाम में देखिए जाइलम पूछा गया है, तो इनके भी कार्य को आज समझ लेते हैं, और फ्लोएम के काम को भी देख लेते हैं, ताकि गलती आपसे कहीं पर भी नहीं होगी। तो देखिए जा से हमारा जाइलम होता है, और जा से जाइलम का मतलब है कि जल और खनिज का संवहन करने का काम जो होगा वो जाइलम ऊतक का होगा। मतलब कि पेड़ पौधों में आप जानते होंगे कि जल और खनिज को नीचे से ऊपर ले जाया जाता है, तभी जो है हमारा पेड़ खाना बनाने का प्रयास या फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। तो जल और खनिज के संवहन का काम जो होता है वो इसी जाइलम ऊतक के द्वारा किया जाता है। अब जैसे पत्तियों के द्वारा खाना बना दिया गया, तो खाने का भी डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, संवहन करना पड़ेगा। वो कौन सा ऊतक करता है, वो फ्लोएम ऊतक करता है। तो नीचे देखिए चौथे ऑप्शन में भोजन का संवहन भी लिखा गया है ना, इसलिए आपके एग्जाम में ये कन्फ्यूज कराता है। तो भोजन के संवहन में कौन सा ऊतक कारगर होता है, यहाँ पर फ्लोएम ऊतक होता है। लेकिन जाइलम पूछेगा तो जल और खनिज वाला ही आपको ऑप्शन सही करना है। समझ गए आप लोग, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, एक क्वेश्चन आया है गतिज ऊर्जा इसमें निकालनी है। दिया गया है आपको वेग यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर द्रव्यमान आपको दिया गया है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/2
mv² होता है। ये सारे क्वेश्चन आपको मैंने बहुत बार कराए हुए हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे गए थे। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो साइंस में कम से कम 20 में से 15 क्वेश्चन अवश्य सही करके आए होंगे। तो 1/2 यहाँ पर लिख लीजिए। m यहाँ पर मास आपको 2 kg का दिया गया है। वेग की बात करेंगे, इसका आपको डबल करना है तो 5×5 = 25 हो जाएगा और 2 से 2 अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 25। और किस में आएगा 25? ये आपका जूल में आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दूसरा वाला ऑप्शन। तो गतिज ऊर्जा से एक आसान सा यहाँ पर क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में पूछा गया था पेपर में, तो इसे आप लोग सही करके आए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूछा जा रहा है कि इमल्सन का एक उदाहरण कौन सा है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां होगा। इमल्सन मतलब कि होता है पायस, हिंदी में इसे कहते हैं पायस। तो पायस किसका एक उदाहरण है? तो पायस में आपकी फेस क्रीम आती है। तो पायस में आप जानते हैं कि द्रव और द्रव इन दोनों का जो है असमांगी मिश्रण या फिर असमांगी कोलाइड होता है। कोलाइड में आपका पायस भी आता है, जेली भी आपका आता है, सॉल भी आता है, एयर सॉल भी आते हैं। ये सभी आपके कोलाइड होते हैं, विषमांग सॉल्यूशन होते हैं। मतलब कि द्रव और द्रव आपस में नहीं मिलते हैं, फिर भी किसी प्रकार से मिलकर के ये पदार्थ बनते हैं। जैसे आपका फेस क्रीम हो गया, इसी प्रकार से दूध भी आपके ऑप्शन में रख सकता है, दूध हो गया। फेस क्रीम की जगह पर ये हेयर क्रीम भी रख सकता था। तो ये सभी आपके पायस होते हैं, इमल्सन होते हैं। जब आप कोलाइड पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सही होगा ऑप्शन नंबर इसका तीसरा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने सभी अपर रूपों में कार्बन जो है ऑक्सीजन को दहन करके क्या देता है, आपको बताना है। तो कार्बन का देखिए ढेर सारे अपर रूप होते हैं जिनसे कई क्वेश्चन ही बनते हैं। जैसे कार्बन के अपर रूपों में आप जानते हैं कि चारकोल आता है, हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, काजल, ये सभी आपके कार्बन के अपर रूप होते हैं। तो कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करता है तो क्या यहाँ पर दहन करने से क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो यही एक सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका तीसरा वाला ऑप्शन। ठीक है, तो कार्बन के अपर रूप ऑक्सीजन के साथ दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग अयस्कों में उपस्थित मिट्टी और रेत जैसी अशुद्धियों के लिए किया जाता है? ये 7वां नंबर क्वेश्चन होगा आज का हमारा। देखिए अयस्क क्या होते हैं? अयस्क हमारे मिट्टी से ही मतलब नीचे से निकलते हैं। तो जब अयस्क को निकालते हैं तो उसमें मिट्टी और रेत जैसी अशुद्धियाँ पहले से उसमें लगी होती हैं, तो उन्हें हम लोग कहते हैं गैंग। मतलब कि पहले आप अयस्क से मिट्टी और रेत को अलग करेंगे, फिर कहीं जा कर के अयस्क से आप लोग कहीं पर धातु निकालेंगे। जैसे अब हमारा शीशा का अयस्क होता है PbS, गैलेना होता है। तो गैलेना में अगर मिट्टी और रेत कहीं पर से ऊपर से लगे हैं तो उन्हें हम लोग कहेंगे कि गैंग इसके ऊपर लगा हुआ है। इसी प्रकार से आपको समझना है। तो सही होगा ऑप्शन नंबर इसका चौथा। अब देखिए नेक्स्ट है कि किस कोशिका का आकार जो है बदलता रहता है, ये आपको बताना है। तो देखिए अमीबा जो है, अमीबा का अर्थ ही होता है बदलना। ठीक है, अमीबा का अर्थ होता है बदलना। तो अमीबा किस में आता है? एक कोशिकीय जीवों में आता है। तो जैसे इसकी संरचना इस प्रकार से है, तो नेक्स्ट देखिए अगले बार आगे की ओर ये बढ़ेगा तो इसकी संरचना ऐसे भी हो सकती है, अगली बार इसकी संरचना ऐसे भी हो सकती है। तो इसकी लगातार ये संरचना को अपनी बदलते रहता है। तो अमीबा किस में आता है? एक कोशिकीय जीवों में आता है। और इससे कई बीमारियां भी होती हैं, वो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे एंट अमीबा हिस्टोलिका, इसे आप लोग कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा। एंट अमीबा हिस्टोलिका, ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक परजीवी से पेचिस की जो बीमारी आपके पेट में होती है वो इसी परजीवी के कारण होती है। और एंट अमीबा जिंजीवेलिस, इसे भी एक बार आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। जिंजीवेलिस, एंट अमीबा जिंजीवेलिस से कौन सी बीमारी होती है? पायरिया होता है। जो दांतों में आपने देखा होगा ना, इससे मसूड़े जो होते हैं सड़ जाते हैं और फिर दांत आपके धीरे धीरे गिरने लगते हैं। तो एंट अमीबा जिंजीवेलिस नामक परजीवी से ये पायरिया होता है और एंट अमीबा हिस्टोलिका से पेचिस नामक रोग होता है। तो इससे भी आपको याद करके चलना है। ठीक है, तो अमीबा किस में आता है? एक कोशिकीय जीवों में आता है और इसका अर्थ होता है बदलना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी जीव का प्रत्येक विशेषक निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होता है? जो हमारा जीव होता है उसके डीएनए किससे प्रभावित होते हैं? तो रेलवे ने इसमें आंसर गलत लगाया है। इसका सही आंसर होगा मात्रक और पैतृक दोनों के डीएनए के समान रूप से जो है वो जीव के अंदर उसके गुण आते हैं उसके डीएनए से। ठीक है, रेलवे ने इसमें दूसरा ऑप्शन लगाया जो कि बिल्कुल गलत होगा,
किसी जीव का निर्माण जो होता है उसके डीएनए में माता और पिता दोनों के डीएनए समान रूप से वितरित होते हैं। याद रखिएगा, जैसे उसका कलर हो गया, हाइट हो गया, आँख का कलर हो गया, ये सभी जीव के अंदर जो है माता पिता के दोनों के गुण जो हैं वो डीएनए से आते हैं। तो इसका चौथा वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा। अगर लिंग निर्धारण की बात करेंगे तो उसमें पिता का गुणसूत्र जो होता है वो मेन भूमिका अदा करता है। तो याद रखिएगा, अगर लिंग निर्धारण की बात करेगा तो पिता का गुणसूत्र कहेंगे, उसमें माता का कोई योगदान नहीं होता है। लेकिन अगर डीएनए की बात कर रहा है तो दोनों का समान रूप से डीएनए जो है वो किसी भी जीव के अंदर पहुंचता है। तो इसे आप लोग सुधार कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये, किसी पारितंत्र में कौन सा जैविक घटक सबसे अधिक संख्या में मौजूद होता है। तो रेलवे ने काफ़ी क्वेश्चनों में गलती की है, अब इसमें भी रेलवे ने गलती की है। अगर आप जैविक घटक की बात करेंगे तो इसका पिरामिड इस प्रकार से बनता है, ठीक है, ये पिरामिड हमारा इस प्रकार से बनता है। तो नीचे सबसे अधिक मात्रा में उत्पादक होते हैं, उत्पादक की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। फिर इसके बाद प्राथमिक जो हमारे उपभोक्ता होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता हो गए और तृतीयक, इनकी संख्या ऊपर जाते जाते घटती रहती है। तो उत्पादक में हमारे पेड़ पौधे आ गए, तो इन्हीं की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। तो जैविक घटक में सबसे अधिक संख्या ही आपसे पूछी गई है। जिसका पिरामिड जो होता है सीधा बनता है, इसने तृतीय लिखा है तो ये गलत है। इसमें उत्पादक की संख्या जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, इसमें आप लोग सुधार कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपसे वृक्ष में पूछता है तो वृक्ष की बात करेंगे तो वृक्ष का पिरामिड जो है हमेशा उल्टा बनता है, इस प्रकार से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा वृक्ष हो गया, तो एक वृक्ष के ऊपर आप जानते हैं कि यहाँ पर चिड़ियाएँ होंगी, चिड़िया हो गई, वृक्ष में कुछ आपकी चिड़िया हो गई और उसमें ढेर सारे कीड़े जो होते हैं उनकी मात्रा ढेर सारी होती है। तो अगर आपसे वृक्ष का पिरामिड पूछता है कि उसमें किसकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है तो उसमें उसका पिरामिड उल्टा बनता है और कीड़ों मकोड़े की संख्या ज़्यादा होती है। फिर चिड़िया हो गई, जो भी आपके पशु वहाँ पर रह सकते हैं उनकी संख्या कम होती है और पेड़ हमारा एक ही होता है। तो वृक्ष का पिरामिड उल्टा बनता है। वहीं पर जैविक घटक का यहाँ पर पिरामिड की बात करेंगे तो उसमें उत्पादक सबसे नीचे सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए पिरामिड उसका सीधा बनता है। तो चौथा ऑप्शन सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच में पर्याप्त रिक्त स्थान है। अब आपने देखा होगा कि जैसे जो मिश्रण होते हैं, समांगी मिश्रण, आपको जान लीजिए कि आपने देखिए एक यहाँ पर बीकर ले लिया है, इसमें आपका पानी रखा हुआ है, ठीक है। पानी में आपने यहाँ पर डाल दिया है शर्करा या फिर आपने चीनी डाल दी, तो चीनी जो है पानी के अंदर अच्छे से घुल जाती है। इसका मतलब ये हो गया कि पानी के अणुओं के मध्य में पर्याप्त रिक्त स्थान है, तभी तो चीनी इसमें घुल गई जा करके। नमक भी अगर आप डालते हैं तो नमक भी इसमें जा करके घुल जाता है। तो मतलब ये भी हो गया कि नमक के लिए भी इसमें पानी में जगह होती है। तो यही आपसे पूछा जा रहा है। अभी देखिए पानी का उबलना, ये तो हम इसमें रिक्त स्थान नहीं बता सकते हैं। लोहे की कील टूट गई है तो रिक्त स्थान तो नहीं बनाए। अगरबत्ती का जलना, ये भी नहीं हुआ। पोटेशियम परमैंगनेट का पानी में समान रूप से वितरित होना, ये हमारा पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान को दर्शाता है, क्योंकि KMnO4 जो हो गया, इसे आप पानी में डालेंगे तो घुल जाता है। तो पानी में डालने से घुल गया, इसका मतलब कि पदार्थ के कणों के बीच में गैप था जिसको भरने का काम जो है वो पोटेशियम परमैंगनेट ने किया है। तो इसलिए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, लास्ट वाला ऑप्शन। तो समांगी मिश्रण जो होते हैं उनमें रिक्त स्थान होता है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये प्रकाश से क्वेश्चन आया है। इसमें पूछा जा रहा है, जब किसी वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इसकी दूरी आपको निकालनी है। वैसे अगर समझने का प्रयास करिए तो ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, ठीक है, ये मुख्य अक्ष हो गया। 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी है, तो अगर 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी है तो इसका वक्रता केंद्र जो होगा वो 20 सेंटीमीटर पर होगा, क्योंकि फोकस दूरी का डबल वक्रता केंद्र होता है। दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। तो आप जानते हैं कि जब भी वक्रता केंद्र पर हम किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही उल्टा बनता है। तो अगर आप यहाँ पर से इसी चित्र के माध्यम से सही करना चाहते हैं
तो वस्तु की दूरी जो होगी वो 20 सेंटीमीटर आनी चाहिए, और इधर जो वस्तु को आप रखते हैं तो उसमें परिपाटी जो कहती है कि माइनस में आपको हमेशा रखना होता है, तो -20 सेंटीमीटर आप यहाँ पर सही करके निकल सकते हैं। लेकिन हम लोग फार्मूला भी लगा लेते हैं ताकि जो लोग चित्र से ना समझ पाए हों वे लोग फार्मूला को लगा करके समझ सकते हैं। तो 1/f बराबर होता है 1/v + 1/u, ये हमारा दर्पण का फार्मूला होता है। अब यहाँ पर देखिए आपको फोकस दिया गया है तो 1/10 लिख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए अवतल दर्पण है तो फोकस नेगेटिव में होगा। नेक्स्ट देखिए दिया गया कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है और प्रतिबिंब इसी साइड बनेगा अवतल दर्पण पर, तो इसलिए जो प्रतिबिंब होगा वो भी माइनस में आपका रखना पड़ेगा 1/20, और निकालना है आपको u निकालना है। तो u को आप इधर ही रख लीजिए और 1/20 माइनस में है तो इसको उधर भेज दीजिए, ठीक है। तो ये प्लस में आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर से एलसीएम लेते हैं तो 20 आ जाएगा, तो 10 दूना 20 हो गया यहाँ पर से, और 1 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर से माइनस का 1/20 निकलेगा, और फिर 1/u को आप उल्टा करेंगे तो u बराबर माइनस का 20 आ गया। इसका मतलब वस्तु जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में रखी गई है और हमेशा रखी भी जाती है, तो इसलिए सही ऑप्शन होगा, मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि -20 सेंटीमीटर यहाँ पर से निकल कर आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा परमाणु द्रव्यमान की इकाई का प्रतीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 13 होगा। तो परमाणु का जो द्रव्यमान होता है उसकी इकाई वैसे देखी जाए तो AMU होती है। AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक, याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है एटॉमिक मास यूनिट। ये जो होती है परमाणु द्रव्यमान की इकाई होती है AMU, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में इसे हम लोग U भी लिखते हैं, इसलिए सही ऑप्शन होगा इन 4 ऑप्शनों में से लास्ट वाला ऑप्शन। समझ गए आप लोग? तो U लिख लीजिए या फिर AMU लिख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है तो उसके आगे AMU लिख लीजिए या फिर U लिख लीजिए, मैंने आपको बता ही दिया। और अगर हम बात करेंगे कैल्शियम का तो कैल्शियम का 40 होता है परमाणु द्रव्यमान, तो AMU लिख लीजिए। इसी प्रकार से कार्बन का 12 होता है तो इसकी इकाई U लिख लीजिए। तो इस प्रकार से आपको सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान में इकाई में इस प्रकार आपको लिखना होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बंद परिपथ में 100 कूलाम का आवेश 50 सेकंड की अवधि के लिए प्रवाहित होता है, तो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान आपको बताना है। दिया क्या गया है आपको, देखिए कूलाम मतलब कि Q आपको दिया गया है, आवेश 100 कूलाम का दिया गया है, समय आपको दिया गया है 50 सेकंड का। मैंने ऐसे क्वेश्चन बहुत आपको कराए हैं। धारा मतलब कि I आपको निकालना है, तो फार्मूला आपको याद कराया था Q बराबर IT, ये फार्मूला मैंने आपको याद कराया था। तो यहाँ पर आपको सीधे सीधे रखना है, I का मान निकालना है। तो I बराबर क्या आ जाता है, I बराबर आ जाएगा Q/T के। तो Q का मान यहाँ पर आपको 100 दिया गया है और T का मान यहाँ पर 50 सेकंड दिया गया है, तो 2 आ जाएगा और 2 किस में आएगा, एम्पियर में आएगा। तो धारा का मान यहाँ पर से 2 एम्पियर आ गया। बहुत ही सिंपल फार्मूले से क्वेश्चन पूछे गए थे। जिन्होंने हमारी इसके पहले हमने साइंस जो आपके 15 वीडियो कराए थे, अगर आप देख कर एग्जाम गए होंगे तो सभी क्वेश्चन आप सही करके आए होंगे। और अभी भी आपका टेक्नीशियन और जेई के एग्जाम होने वाले हैं, तो उन सभी वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। और आपको लेटेस्ट वीडियो भी करा रहे हैं, 15 शिफ्टों में जितनी आप शिफ्ट देखना चाहते हैं वो सारी शिफ्टें आप लोग देख सकते हैं। तो सही कथन का आपको चयन करना है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 15 आज का होगा। तो सही कथन इसमें से देखिए, परागण जो होता है, पराग कणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होता है। तो यही हमारा कथन जो है पहला ही हमें मिल गया है, तो इसे हम लोग समझ लेते हैं पुष्प के माध्यम से। तो पहला कथन इसमें सही हो गया कि परागण जो होता है पराग कणों का पुंकेसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण जो होता है यही सही होता है। अब देखिए ये हमारा पुष्प का चित्र हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा पराग कोष हो गया, ये सभी पुंकेसर में आते हैं। तो वर्तिकाग्र के अग्रभाग तक अगर हमारे परागण पहुंच गए हैं तो इसे ही परागण कहते हैं। इसमें देखिए स्वपरागण भी आता है और परपरागण भी आता है। स्वपरागण का मतलब होता है कि पौधे स्वयं से उसी के वर्तिकाग्र तक अगर पहुंच गया उसी पौधे का, तो वो स्वपरागण आ गया। परपरागण में वायु द्वारा उड़ करके कहीं पर से परागण हो गया, कीट के द्वारा हो गया, जंतुओं के द्वारा हो गया, जल के द्वारा हो गया, तो ये सभी आपके परपरागण में आते हैं। तो यहाँ तक अगर हमारे पराग कोष के कण पहुंच गए तो इसके बाद वर्तिका में धीरे धीरे ये नीचे की ओर पहुंच जाते हैं
और अंडाशय में यहाँ पर ये पहुँच करके मादा युग्मक के साथ क्रिया कर लेते हैं। तो ठीक है, तो परागण जो है मेन रूप से परागकणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक मात्र यहाँ तक ऊपर तक पहुँचने को हम लोग परागण कहते हैं। यही आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट देखिए कि वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न कैसा होता है। ये भी रेलवे ने जो क्वेश्चन का आंसर दिया है इससे भी गलत दिया है। तो इस सेट में लगभग 3 क्वेश्चन जो हैं वो रेलवे ने गलत लगाए। तो वृत्ताकार कुंडली का जो केंद्र में चुंबकीय रेखाओं का पैटर्न होता है वो धारा की दिशा में ही होता है, इसलिए सही ऑप्शन होगा इसका पहला वाला। तो इस प्रश्न को भी आप लोग सुधार कर लीजिएगा, इसका पहला वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। धारा की दिशा में ही है उसका पैटर्न होता है। ठीक है, तो इससे भी आपको सुधार करके याद करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर से हानिकारक उपापचय अपशिष्टों को किस जैविक प्रक्रिया के द्वारा निष्कासित किया जाता है। देखिए उत्सर्जन हमारे शरीर में कई भागों द्वारा किया जाता है, जैसे वृक्क या फिर किडनी जो है ये भी उत्सर्जक का काम करती है। उसी प्रकार से फेफड़ा जो है ये भी उत्सर्जन का काम करता है। नेक्स्ट हमारा देखिए अगर बात करें त्वचा से भी आप जानते हैं कि त्वचा भी उत्सर्जन का काम करती है पसीने के द्वारा। यकृत भी हमारा उत्सर्जन में काम करता है और आंत भी हमारी उत्सर्जन में काम करती है। तो उपापचय अपशिष्टों को किस जैविक प्रक्रिया द्वारा निष्कासित किया जाता है, तो इन सभी विधियों के द्वारा उत्सर्जन के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। तो सही होगा ऑप्शन नंबर इसका लास्ट वाला। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने की जो घटना है उसे क्या कहा जाता है। तो दर्पण मैंने आपको बता दिया, चाहे आप कोई भी दर्पण ले लीजिए, चाहे आप समतल दर्पण को ले लीजिए, चाहे आप अवतल दर्पण को ले लीजिए, चाहे आप उत्तल दर्पण को ले लीजिए, जब प्रकाश की किरण इसमें जाती है तो टकरा करके तो वापस ही आती है ना। प्रकाश की किरण जाएगी, टकरा करके वापस आएगी, तभी चित्र बनता है। तो आप जानते हैं कि टकरा करके वापस की आने घटना को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। तो दर्पण में क्या होता है, परावर्तन की क्रिया होती है। तो सही ऑप्शन होगा इसका पहला वाला ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का 6 गुना है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये चारों कथन को आप लोग पढ़ लीजिए और चारों कथन में देखिए लिखा गया है पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार की तुलना में 6 गुना अधिक होता है। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं कि जैसे कि पृथ्वी पर किसी मनुष्य का अगर आप भार की बात करेंगे, और याद रखिएगा मनुष्य का भार जो होता है वो हमेशा न्यूटन में आपको लिखना है। तो अगर 60 न्यूटन जो है मनुष्य का भार पृथ्वी पर है तो चंद्रमा पर उसका कितना भार होगा, चंद्रमा पर उसका भार जो होगा वो 10 न्यूटन की होगा। तभी तो देखिए यहाँ पर कह रहा है ना कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार की तुलना में 6 गुना अधिक होता है। तो चंद्रमा से 6 गुना अधिक होगा, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण जो है वो पृथ्वी पर ज़्यादा है, चंद्रमा पर कम है, तो चंद्रमा पर भार भी कम होगा। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि भार की यहाँ पर बात किया है। लेकिन अगर आपसे द्रव्यमान पूछता तो चंद्रमा पर अगर द्रव्यमान यहाँ पर पृथ्वी पर अगर द्रव्यमान 60 किलो है तो चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना होगा, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 kg का है तो चंद्रमा पर आपको बताना है। मैंने भार से आपको बता दिया है, अभी आप लोग को द्रव्यमान बताना है। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में द्रव्यमान से भी पूछे जाते हैं। तो ठीक है, भी पहला वाला ऑप्शन इसमें सही ऑप्शन होगा। अब देखिए यहाँ पर से स्टार्ट हो रहे हैं करंट अफेयर के क्वेश्चन, क्योंकि 20 क्वेश्चन आपके साइंस से पूछे गए थे और 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से पूछे गए थे। जैसे कि आपके सिलेबस में दिया गया था वैसे ही क्वेश्चन आपके सेट में रखे गए थे। तो अभी हम लोग करंट अफेयर की चर्चा करेंगे और करंट अफेयर काफ़ी अच्छे लेवल की पूछी गई थी और उसे आपको देखते हुए चलना है। अब यहाँ पर देखिए पूछा गया था कि 2023 में किस भारतीय शहर का उच्चतम पीएम का जो स्तर है 2.5 स्तर दर्ज किया गया है। तो विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित महानगर क्षेत्र कौन सा बन गया है, तो वह आपका बिहार का बेगूसराय है, ये पहले नंबर पर आया है। दूसरे नंबर पर गुवाहाटी आया है, ठीक है, और तीसरे नंबर पर नई दिल्ली आया है। ये तीनों आपको याद रखना है। तो IQ एयर ने ये इंडेक्स जारी किया है जिसमें PM 2.5 स्तर पर सबसे ज़्यादा प्रदूषित महानगरों में बेगूसराय, फिर गुवाहाटी असम का, फिर नई दिल्ली आया है। ये तीनों आपको याद करके रखना है। अब नेक्स्ट देखिए कि न्यायमूर्ति M फातिमा बीबी 1989 में भारत की सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली
पहली न्यायाधीश थी और जिनकी मृत्यु जो है अभी 96 वर्ष की अवस्था में हो गई है, उनकी डेट आपसे पूछी गई थी। तो काफ़ी अजीबो तरीब के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर फातिमा बीबी के बारे में पूछता तो बात सही थी, लेकिन एग्जैक्ट डेट ही पूछी गई और डेट में ज़्यादा अंतर नहीं किया गया। यहाँ पर देखिए नवंबर की ही 23, 25, 26 और 22। अगर किसी ने नवंबर भी याद किया होगा ना तो वो लोग इसे सही नहीं कर पाते। तो इसमें 23 नवंबर 2023 को इनकी मृत्यु हो गई 96 साल की, और इन्हें पद्म भूषण अवार्ड ही मिला है मरणोपरांत। तो इसे भी आपको याद करके चलना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा ये 22 नंबर क्वेश्चन है कि पहला आपसे पूछा जा रहा है, परिवहन विमान औपचारिक रूप से 2023 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है, उसका नाम आपको बताना है। तो C295 MV इसका नाम है। इसको किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? टाटा की कंपनी के द्वारा ये बना करके मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत जो है भारतीय वायुसेना को दिया गया है। इससे मिलिट्री जो है अपने ट्रांसपोर्ट का सामान जो है एयरक्राफ्ट के माध्यम से पहुंचाने का काम करेगी। तो इसे आप लोग एक बार देख भी लीजिए, ये इस प्रकार से आपका दिखता है। तो फर्स्ट C295 MV एयरक्राफ्ट आप IAF मतलब कि इंडियन एयरफोर्स का ये विमान जो है ये आपका है C295 MV, जिसे टाटा की कंपनी ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत बनाया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 में निम्नलिखित में से किसे विज्ञान रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है? पिछले वाले सेट में पूछा गया था कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है, तो 4 श्रेणियों में दिया जाता है। उसमें मैंने आपको बताया था कि पहली श्रेणी हमारी विज्ञान रत्न की होती है, पहली श्रेणी विज्ञान रत्न की हो गई। दूसरे नंबर पर विज्ञान श्री आता है, ठीक है। तीसरे नंबर पर विज्ञान युवा आता है और चौथे नंबर पर विज्ञान टीम आता है। तो इन 4 श्रेणियों में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार आपका दिया जाना स्टार्ट हो गया है। तो विज्ञान रत्न जो मिला है वो गोविंद राजन पद्मनाभन को मिला है। याद रखिएगा, पूरे जीवन काल की उपलब्धि के लिए विज्ञान रत्न किसी भी वैज्ञानिक को मिलता है। इसके बाद विज्ञान श्री और विज्ञान युवा ये भी काफ़ी लोगों को दिया गया है। और विज्ञान युवा जो है इसे कहा जाता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। विज्ञान युवा का नाम जो है उसके आगे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ये 18 लोगों को मिला हुआ है। विज्ञान श्री की बात करेंगे तो 13 लोग को मिला है और विज्ञान रत्न 1 लोग को। विज्ञान टीम जो है मैंने आपको बताया था कि चंद्रयान 3 की टीम जो है उसकी पूरी टीम को विज्ञान टीम पुरस्कार मिला हुआ है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनना स्टार्ट हो गए हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है कि अगस्त 2024 तक स्थिति के अनुसार बताना है कि भारत का सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता निम्नलिखित में से कौन है? जो अभी आपका 2024 में पेरिस ओलंपिक हुआ है उसमें ही अमन शेरावत ने सबसे कम उम्र में 21 वर्ष 24 दिन में ये पदक को प्राप्त किया है और सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने पुरुषों की 57 kg फ्री स्टाइल कुश्ती में, याद रखिएगा, कांस्य पदक जीता है। अब की बार जो ओलंपिक आपका 2024 में पेरिस ओलंपिक हुआ है तो सबसे कम उम्र के भारत के ओलंपिक पदक विजेता बन गए हैं। इसके पहले PV सिंधु जो आपकी थी उन्होंने 21 साल उम्र थी और 1 महीना की थी वो, ये 24 दिन के थे तब इन्होंने पदक जीता। PV सिंधु 21 साल 1 महीना की हो गई थी तो 2016 में उन्होंने पदक जीता था और अभी इस रिकॉर्ड को 2024 में अमन शेरावत ने इन्हें तोड़ा है। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल FIH पुरुष विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इसका होस्ट देश था भारत ही और भारत के राउरकेला उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया था। तो 2 जगह पर किया गया था, एक आपका स्टेडियम का नाम था भुवनेश्वर कलिंगा स्टेडियम और एक आपका बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम जो कि राउरकेला में है। वहीं पर पुरुष जो हॉकी का विश्व कप था इसका आयोजन इंडिया में किया गया था। कब से कब तक चला ये आपका? 13 जनवरी 2023 से लेकर के 29 जनवरी 2023 तक इसका आयोजन जो है वो उड़ीसा भारत में किया गया था। अगर हम बात करें कि इस विश्व कप को किस देश ने जीता है तो जर्मनी ने जीता है, याद रखिएगा। ये आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जर्मनी ने जीता है, किसको हरा करके जीता है? बेल्जियम को हरा करके जीता है, ठीक है। तो जर्मनी जीता है और बेल्जियम हारा है। तो भारत में आपका ये विश्व कप हुआ था।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि अमर, अकबर, एंथनी और बॉबी जैसी फिल्मों में अपने काम के लिए प्रसिद्ध किस संगीतकार को गणतंत्र दिवस 2024 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है? तो उनका नाम है प्यारेलाल शर्मा। तो हमने आपको बताया कि पद्म भूषण के अवार्ड जो पाए हैं उनकी लिस्ट को एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। पद्म भूषण जो अवार्ड है उन 17 लोगों ने पाए हैं। तो एक बार आप लोग दिमाग में इन 17 लोगों का नाम तो याद रख ही सकते हैं, जिसमें देखिए फातिमा बीबी हैं जो लगातार एग्जाम में क्वेश्चन बन रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज भी थी। उसके बाद देखिए एन कामा हैं, मिथुन चक्रवर्ती हैं, सीताराम जिंदल हैं, यंग लीहू हैं, अश्विन बालचंद मेहता हैं। बस एक बार आप लोग नाम देख लीजिएगा, एग्जाम में अगर आते हैं 4 ऑप्शन में तो आप तो कम से कम सही कर ही सकते हैं। सत्यव्रत मुखर्जी हैं, राम नाइक हैं, तेजस मधुसूदन हैं, ओलान चेरी राजगोपाल हैं, दत्तात्रेय अंबादास मयूली उर्फ राजदत्त इनको भी मिला है, तोंगदान रिन पोछे इनको मिला है, प्यारेलाल शर्मा आपके एग्जाम में पूछा ही गया है। नेक्स्ट देखिए और नाम है इसमें चंदेश्वर पाठक ठाकुर हैं, उषा उत्थप भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, विजयकांत हो गए और कुंदन व्यास। इन 17 लोगों को जो है वो मिला हुआ है पद्म भूषण। अभी हम लोग चर्चा करते हैं कि पद्म विभूषण जो हैं ये 5 लोगों को मिला है और इन्हें भी आप लोग याद कर सकते हैं। तो पद्म विभूषण जो हैं उसमें वैजयंती माला हैं, चिरंजीवी हैं, वेंकैया नायडू हैं, विंदेश्वर पाठक हैं और पद्मा सुब्रमण्यम हैं। तो ये 5 नाम आप लोग याद रखिएगा पद्म विभूषण में। और पद्म भूषण में 17 नाम मैंने आपको बताए हैं और पद्मश्री तो 110 लोगों को मिला है। तो उनकी लिस्ट तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि 110 लोगों में सारे नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपके एग्जाम में पद्मश्री से क्वेश्चन बन रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है जीवित पुत्रिका त्यौहार जो है वो सितंबर 2024 में एक घटना सुर्खियों में थी। ये मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो मुख्य रूप से बिहार में मनाया जाता है और यूपी में आपका मनाया जाता है, झारखंड, इन सभी अगल बगल के राज्यों में मनाया जाता है। इसको हम लोग जीवित पुत्रिका त्यौहार को जीतिया व्रत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जीतिया व्रत के नाम से जानते हैं। तो इस दिन क्या होता है, संतान की लंबी उम्र के लिए, स्वास्थ्य के लिए, खुशहाल जीवन के लिए माताएं ये व्रत रखती हैं। इसे निर्जला व्रत भी कहा जाता है। इस दिन भगवान जीमूत वाहन और सूर्य की पूजा की जाती है जीतिया व्रत में। तो ये पुत्र के लिए रखने वाला व्रत होता है। ठीक है, तो बिहार और यूपी में ये काफ़ी फेमस है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है कि 2024 में नवीनतम जो NSSO का उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण का आंकड़ा है उसमें भारत की गरीबी दर कितनी है ये आपको बतानी है। तो NSSO का जो सर्वेक्षण का आंकड़ा है उसमें 5% से कम भारत में गरीबी आ गई है, ये आंकड़ा जारी किया गया है। तो NSSO का फुल फॉर्म होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस या फिर ऑर्गेनाइजेशन है जो वे सर्वेक्षण के आंकड़े जारी करता है और उसमें भारत में गरीबी जो है वो 5% से कम है। मतलब कि 100 लोगों में मात्र 5 लोग जो हैं या फिर आप कह सकते हैं 5 से कम लोग जो हैं वो गरीबी रेखा में हैं। यही इस आंकड़े के द्वारा जो है 2024 के आंकड़े के द्वारा बताया गया है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2024 के संबंध में अपने संबोधन में वित्त मंत्री ने आगामी वर्ष के लिए फोकस किए जाने वाले प्रमुख क्षेत्रों पर जो प्रकाश डाला है वे क्षेत्र कौन से हैं। तो रोजगार है, कौशल है, MSME और मध्यम वर्ग, इन पर फोकस किया है, प्रकाश डाला है। MSME का फुल फॉर्म होता है माइक्रो मतलब कि सूक्ष्म, स्मॉल मतलब कि छोटे और मीडियम मतलब कि मध्यम। जो इंटरप्राइजेज जो व्यापारी हैं या फिर दुकानदार हैं उन पर मेन तौर पर फोकस किया गया है, इस पर प्रकाश डाला गया। तो इन 4 क्षेत्रों को आपको याद करके चलना है। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ने जा रहा हूँ। अम्ल और क्षार के बीच जो रिएक्शन होती है उससे जो उत्पाद पैदा होते हैं वो कौन से उत्पाद होते हैं ये आपको बताने हैं। तो इस सेट में हमने आपको 20 क्वेश्चन साइंस के कराए हैं, 10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के कराए हैं, एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है जिसे आप लोग बता सकते हैं और मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन आपके लिए कराया हुआ है। और जैसा कि सिलेबस में दिया गया था कि 20 क्वेश्चन साइंस से पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे जाएंगे, वैसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। साइंस तो बढ़िया रखी गई थी, मतलब मीडियम लेवल की थी, लेकिन करंट अफेयर के क्वेश्चन जो थे वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड पूछे गए थे। बहुत से कम लोग हैं जो 5 क्वेश्चन तक सही करके आए हैं, लेकिन आप लोग स्कोर कर सकते थे साइंस में। तो साइंस अपनी बेहतर करके चलिए और करंट अफेयर जितनी सही हो जाती हैं
उस पर ही आपको ध्यान देना है। तो इन सभी क्वेश्चनों में आपने कितने क्वेश्चन सही किए इसे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो हमने आज आपको 25 तारीख की जो लास्ट शिफ्ट थी, मतलब तीसरे शिफ्ट का पेपर आपको हल कराया है। तो यहाँ पर से हमारे 3 वीडियो कंप्लीट हो जाते हैं। धीरे धीरे करके हम आपके एग्जाम तक पूरे 15 शिफ्टों को हल कराने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आपको वीडियो को लाइक करिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छा लगा करे तभी आप लोग को लाइक और सब्सक्राइब करना है। इसी प्रकार हम आपको आगे वीडियो देते रहेंगे और आपको वनडे एग्जाम क्लासेज में ये सारी क्लासेज मिलती रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में चर्चा करेंगे 26 तारीख का प्रथम शिफ्ट का जो आपका पेपर हुआ था, इस वीडियो को लेकर के आएंगे। और रेलवे ने इस सेट में 3 क्वेश्चन गलत रखे थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। तो काफ़ी अच्छी तरह से अगर आप क्वेश्चनों को देखेंगे तो वहीं पर आपको नज़र आएगा कि रेलवे आंसर गलत किया है रेलवे ने, और उन सभी को सुधार करके आपको पढ़ना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।